हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको सोशियोलॉजी, हमारा जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, इसका नेक्स्ट पार्ट कराऊंगे। और इस पार्ट के अंदर हम जो है नेक्स्ट हमारा हाफ जो पोर्शन है हम कंप्लीट कर चुके हैं और नेक्स्ट पार्ट अब हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आता है व्हाट मेथड शुड बी अडॉप्टेड बाय द टीचर टू डेवलप द सोशल वैल्यूज़ इन द स्टूडेंट। सोशल वैल्यूज़ ऑफ द मतलब कि डेवलप करने के लिए टीचर को किस किस प्रकार के जो है मेथड्स को यूज़ करना चाहिए, अब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आता है देयर शुड बी ए क्लियर थिंकिंग अबाउट द वैल्यूज़, यानी कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें बच्चे को सिखाना क्या है। हमारा माइंड जो है टोटली क्लियर होना चाहिए पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें किस तरीके की वैल्यूज़ को बच्चे के अंदर डालना है, किस तरीके से उनको सिखाना है। फिर उसको जो है जो भी वैल्यू आप सिखाना चाह रहे हैं उसके एग्जाम्पल्स आप बच्चों को दें। यानी कि अगर आपको कुछ भी वैल्यू बच्चे के अंदर इंकलकेट करनी है तो आपको क्या है उसी वैल्यू के रिगार्डिंग बच्चे को एग्जांपल देने होंगे। वैल्यूज़ आर रिलेटेड टू द बेसिक ऑफ लाइफ ऑफ द ह्यूमन। वैल्यूज़ जो है बेसिकली हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है। दे आर रिलेटेड टू द इनर लाइफ, हमारी अंदरूनी लाइफ से ही जुड़ी हुई हैं। दीज शुड नॉट बी लोडेड ऑन द चिल्ड्रन, ये जो है बच्चे के ऊपर थोपी नहीं जा सकती। सम वैल्यूज़ बिलोंग टू द क्लीनिनेस एंड डिपेंडेंस डिसिप्लिन, कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो हमारे क्लीनिनेस से, साफ़ सफाई और डिसिप्लिन के रिगार्डिंग होती हैं। द स्टूडेंट कैन बी कंपाइल टू फॉलो दैम, और उनको जो है फॉलो करवाया जा सकता है। बट वी कैन नॉट कंपाइल ए स्टूडेंट टू स्पीक द ट्रूथ, लेकिन हम बच्चे को ये नहीं सिखा सकते कि आपको हमेशा सच बोलना है, क्योंकि वो उसके अंदर होता है, वो अपने अकॉर्डिंग, अपने तर्क के अकॉर्डिंग वो सच और झूठ बोलता है। द डेवलपमेंट ऑफ द वैल्यू इज़ पॉसिबल व्हेन ए स्टूडेंट कम्प्लीटली आइडेंटिफाइड दोज वैल्यूज़। वैल्यूज़ जो है बच्चे के अंदर तभी कम्प्लीटली डेवलप हो सकते हैं जब वो बच्चा खुद ही फाइंड आउट कर पाए उनको। ओनली दोज वैल्यूज़ वुड बी डीप रूटेड विच आर एक्सेप्टेड विलिंगली एंड फ्रॉम द कॉन्शियस माइंड। उन्हीं वैल्यूज़ को जो है हम डीपली मान सकते हैं, मतलब कि डीपली रूटेड होती हैं वो, मतलब हमारी जड़ मान सकते हैं हम उनको, जो हमने अपनी इच्छा से एक्सेप्ट की हैं। नेक्स्ट आता है रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन। रिलीजियस और मोरल एजुकेशन जो है ये स्टार्ट होती है, मतलब कि अब आप जो है बच्चे को जो है रिलीजन के बारे में बताकर उसके थ्रू जो है वैल्यूज़ को इम्पार्ट कर सकते हैं कि हमारे जो पुराना, मतलब कि जो रिलीजन हम फॉलो करते हैं उसमें ये वैल्यूज़ हैं, उनको बता करके आसानी से बच्चों के अंदर कुछ वैल्यूज़ को इम्पार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कल्टिवेट क्रिएटिव वर्क। क्रिएटिव वर्क के थ्रू भी हम बच्चे को के अंदर क्या है वैल्यूज़ को इंकलकेट कर सकते हैं। फॉर एनकरेजिंग द स्टूडेंट फॉर सोशल एंड मॉरल वैल्यूज़ कंटिन्यूस एक्टिविटीज़ आर एसेंशियल। अगर बच्चे को जो है एनकरेज करना है सोशल और मॉरल वैल्यूज़ के लिए तो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ आपको जो है करते रहना होगा, और ये कंटिन्यूस बेसिस पे आप करते रहेंगे। ए सेंस ऑफ क्लीनिनेस एंड कॉर्पोरेशन शुड बी डेवलप्ड इन द चिल्ड्रन, यानी साफ़ सफाई, आपको डिसिप्लिन में रहना है, आपको रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना है, ये हम जो है बच्चे के अंदर डेवलप कर सकते हैं। समथिंग शुड बी प्लान टू टीच द चाइल्ड अबाउट क्लीननेस एंड ऑनेस्टी। आपको कुछ ना कुछ है ना तैयार करना होगा कि बच्चे को सिखाने के लिए कि क्लीननेस का क्या महत्व है, आपको हमेशा सच क्यों बोलना चाहिए, इस तरीके से। नेक्स्ट आता है नो पर्सन वुड स्टे इन द शॉप फॉर सुपरविज़न। आप एक, मतलब कि जैसे कि एक एग्जांपल दीजिए उनको। एक ऑनेस्ट शॉप जो हो गई ना वो ओपन होती है स्कूल के अंदर। दिस शॉप कैन बी अरेंज फॉर द स्मॉल थिंग्स लाइक पेंसिल रिफिल्स वगैरह। नो पर्सन वुड स्टे इन द शॉप फॉर द सुपरविज़न, कोई भी पर्सन जो उसके अंदर सुपरविज़न के लिए स्टे नहीं होता। द स्टूडेंट विल गो देयर, विल परचेज द आइटम एंड विल लीव द शॉप आफ्टर प्लेसिंग द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टू द काउंटर। यानी कि सम स्टूडेंट में शो डिसऑनेस्टी एंड सम में लूज record in the month, but most of the student will show honest behavior and hence social and moral values will be developed in them। यानी कि अब क्या हुआ, आप जैसे कि एक स्कूल में हैं, स्कूल के अंदर क्या है एक शॉप है जिसके अंदर आपको मान लेते खाने का सामान मिल रहा है या फिर रिफ़िल वगैरह, पेन पेंसिल, ये सारी चीज़ें उसके अंदर रखी गई हैं। आप जाएंगे वहाँ पर पैसे देंगे और फिर वो सामान खरीदेंगे और वह आप वापस आ जाएंगे। अब इससे क्या हुआ, आपके अंदर एक भावना जो है, एक वैल्यू जो है डेवलप हो गई कि हमें कुछ भी चीज़ लेनी है, हम उसको क्या करेंगे, पहले उसका प्राइस पे करेंगे फिर हम उस चीज़ को लेंगे। यानी कि जो हमें ख़रीदना है उसको हम एक राइट वे से ख़रीदेंगे, ना कि हम चोरी वगैरह करेंगे। तो ये एक तरीके से एक बच्चे के अंदर वैल्यू डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट आता है द स्कूल शुड बी एनकरेज टू विजिट ईच अदर्स हाउसेज। स्कूल को एनकरेज करना चाहिए कि बच्चे जो हैं एक दूसरे के घर में विजिट करें, उससे जो है
वो और अच्छी वैल्यूज़ सीख पाएंगे। वो दूसरे के घर जाएंगे, जब वो नोटिस करेंगे हर चीज़ें और वो वहाँ से भी चीज़ों को सीख पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे अपने। इन आवर कंट्री पीपल ऑफ वेरियस रिलीजन एंड कास्ट लिव हैविंग their own cultural festival fairs. In order to encourage value education, school should celebrate all those festivals joint so that the children of the caste and religion may participate. यानी कि स्कूल के अंदर हर जो भी फेस्टिवल है हमारा, उसके हर रिलीजन धर्म के अकॉर्डिंग जितने भी फेस्टिवल हैं उनको सेलिब्रेट करना चाहिए, ताकि हर धर्म के बच्चे जो हैं उनके अंदर शामिल हो सकें। द वेरियस लेक्चर शुड बी अरेंज्ड इन द स्कूल। कुछ लेक्चर्स जो हैं स्कूल के अंदर अरेंज करने चाहिए, जैसे कि सोशल, कल्चरल, रिलीजन के ऊपर, लाइफ ऑफ ए पर्सन के ऊपर, मल्टीपल प्रॉब्लम क्या क्या है कंट्री में उनके ऊपर, और किस तरीके से हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ आउटसाइडर स्पीकर्स को इनवाइट करना चाहिए बच्चों को लेक्चर देने के लिए, ताकि उनके अंदर कुछ वैल्यूज़ जो है डेवलप की जा सकें। अरेंजमेंट ऑफ होल्डिंग सेमिनार वगैरह अरेंज करने चाहिए, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होनी चाहिए, ताकि जो है बच्चे के अंदर स्पीकिंग और थिंकिंग की पावर जो है उसको इंक्रीज़ किया जा सके। तो ये सब मेथड्स हैं जिसके थ्रू जो है हम मेज़र कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं स्टूडेंट के अंदर वैल्यूज़ को। पहला क्या है हमारा, क्लियर थिंकिंग अबाउट द वैल्यूज़। नेक्स्ट वन इज़ रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन। थर्ड वन इज़ क्रिएटिव वर्क एंड फोर्थ वन इज़ अरेंजमेंट ऑफ होल्डिंग सेमिनार्स। नेक्स्ट आता है हाउ डज ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यू अकर्स अमंग द चिल्ड्रन। किस तरीके से एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है हमारी वैल्यूज़ का बच्चों के अंदर। ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यू इज़ डिफाइंड एज ए bi-directional process involving paternal influence on the children and the children influence on their parents। अब क्या होता है कि हमारे माँ बाप, मतलब कि जो भी मम्मी है, पापा है या दादा दादी, ये जो भी लोग हैं, इनका इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर आएगा और इसी तरीके से हमारा इन्फ्लुएंस इनके ऊपर जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम एक दूसरे की वैल्यूज़ को ट्रांसमिशन करते हैं, यानी कि एक दूसरे की वैल्यूज़ को अडॉप्ट करते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं traditionally believes that the transmission of values or the standard of acceptable behavior is the most effectively accomplished when the children see those values and standard as self-generated and autonomously chosen rather than imposed by a एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। बच्चे जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं ये मानते हैं कि बच्चा अगर खुद से अपने लिए स्टैंडर्ड फिक्स करे ना, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है, ना कि उसको ऊपर कुछ चीज़ों को थोपा जाए। तो इसीलिए मेनली यही है कि बच्चे को जो है फ्रीली छोड़ देना चाहिए, उसको उसकी वैल्यूज़ का एहसास खुद होगा, ना कि आप सोसाइटी का प्रेशर बना के बच्चे के ऊपर कुछ वैल्यूज़ को बनाए, मतलब कि उनके अंदर डेवलप करें। नेक्स्ट आता है ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग। क्या होता है इसके अंदर, क्या होता है बच्चे के ऊपर पूरा कंट्रोल रखा जाता है, उनकी हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल रखा जाता है, यानी कि हर चीज़ बच्चा जो है पेरेंट्स से पूछ कर करता है। तो इस वजह से क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि बच्चा जो है अपने इन्वायरमेंट से फिमिलर भी नहीं हो पाता अच्छे से, और वो क्या है एक मतलब कि अपने अंदर बस ये मान लेता है कि मुझे हमेशा ही परमिशन लेके ही काम करना है, वो हमेशा डरा रहता है। तो ऐसा बच्चे के अंदर नहीं करना चाहिए आपको। नेक्स्ट आता है डेमोन्स्ट्रेशन लिंक बिटवीन द ऑथोरिटेटिव एंड हाई लेवल ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ वैल्यू। द अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग एंड लो लेवल ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन अपीयर्स टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द मिडिल क्लास। और ये जो है सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास के बच्चे हैं उनके साथ किया जाता है। उनके पेरेंट्स हमेशा ये करते हैं कि जो हम बोल रहे हैं वो सही है, जो और कोई बोल रहा है वो गलत है, जो आप कर रहे हैं वो गलत है। तो इस तरीके से क्या होता है बच्चा हमेशा ही डरा और सहमा रहने लग जाता है, वो खुद की वैल्यूज़ बनाता है और कई बार बच्चा जो है गलत चीज़ों को भी अडॉप्ट करने लग जाता है। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेशनल ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यूज़, यानी कि वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स जो है हम किस तरीके से जो है इंटर जनरेशनल ट्रांसमिशन हम करते हैं। जैसे कि हमारे जो पेरेंट्स हैं या हमारे दादा दादी हैं या उनके पेरेंट्स हैं, तो ये क्या है एक तरीके से चीज़ों को हम ट्रांसमिट करते आ रहे हैं, हमारी वैल्यूज़ को ट्रांसमिट करते आ रहे हैं। अब जैसे फेस्टिवल होता है, हम एक फेस्टिवल बनाते हुए आ रहे हैं इतने सालों से कि इस तरीके से बनता है, इसमें ये चीज़ें होती हैं, या हम पूजा कर रहे हैं तो ये पूजा इस तरीके से की जाती है। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं इंटर जनरेशनल ट्रांसमिशन कर रहे हैं, जो चीज़ पहले से होती आ रही है उसको हम अगली जनरेशन्स के ऊपर डालते जा रहे हैं। वैल्यू एंड नॉर्म्स ऑफ द साइंस, द यूनिक कल्चर ऑफ द मैथ एंड साइंस प्रोफेशन इज लाइकली टू इन्फ्लुएंस हाउ पेरेंट्स ऑफ दीज ऑक्यूपेशन इंटरेक्ट विद देयर चाइल्ड एंड व्हाट रिसोर्सेज आर एंकरेजमेंट दे
आर विलिंग एंड कैपेबल टू प्रोवाइड टू देम, यानी कि क्या मतलब की चीज़ें हैं, किस तरीके से बच्चे के ऊपर जो है चीज़ों को डाला जा रहा है, कौन कौन से हमारे रिसोर्सेज हैं जो कि एंकरेज करते हैं बच्चे को वैल्यूज़ वगैरह को फॉलो करने में। पेरेंटिंग प्रैक्टिस जो है एंकरेज करती है एडल्ट को टू यूज़ देयर टाइम वाइजली। जो पेरेंटिंग प्रैक्टिस होती है ना, वही बच्चे को समय का सही उपयोग करना सिखाती है। एंड सपोर्ट पोस्ट सेकेंडरी अटेंडेंस एंड करियर चॉइसेस आर प्रैक्टिस दैट मोस्ट पेरेंट रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशल स्टेटस और इनकम वैल्यूज़ एंड एंगेजिंग इन, यानी कि पेरेंट्स क्या करते हैं कि हमारा जो सोशल स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने बच्चे को डेवलप करना शुरू करते हैं, उनको पेरेंटिंग स्टाइल उसी तरीके का शो करते हैं जिस तरीके से वो हैं। तो उससे क्या होता है कि मतलब वो अपनी सोसाइटी समाज वगैरह का ध्यान में हमेशा रखते हैं, तो जो कि एक चीज़ गलत है। आगे जाके बच्चा जो है अपनी चॉइस की चीज़ें नहीं ले पाता। मैथ एंड साइंस प्रोफेशन हैव कैरेक्टरिस्टिक दैट आर यूनिक टू देयर फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज। मोस्टली आपने देखा होगा 11th क्लास में बच्चा होता है तो पेरेंट्स कहते हैं मेरा बच्चा साइंस लेगा, मेडिकल लेगा, नॉन मेडिकल लेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बट ये सिर्फ एक सोसाइटी की वजह से वो ऐसा फैसला लेते हैं। ए पर्सनस प्रोफेशनल आइडेंटिटी प्ले ए इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ हिज और हर हैबिट्स, यानी कि जो भी हमारी हैबिट्स हैं, जो भी हमें मतलब हमारे अंदर जो चीज़ें भी हैं उनको डेवलप करने के लिए हमारी जो है हर चीज़ हमारी खुद की डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, ना कि आप अगर किसी को थोपेंगे वो चीज़ें होंगी। वैल्यू प्लेड आउट इन द होम, पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस एंड मॉनिटरिंग। कुछ वैल्यूज़ और नॉर्म्स जो है पेरेंट्स जो है फॉलो करते हैं, बच्चे को मॉनिटर करते हैं, जैसे कि उनकी चीज़ों को देखते हैं, ध्यान रखते हैं, हर चीज़ के बारे में उनको बताते हैं। तो ये क्या है, इस तरीके से एक तो जो पेरेंट्स हैं वो भी एक तरीके से चैलेंज देते हैं एडोलसेंट को कि वो अपने एक्सप्रेस कर पाए हाई एक्सपेक्टेशन टू देयर टीनेजर्स अबाउट हाउ टू यूज़ देयर टाइम वाइजली, हार्ड वर्क, सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट। अगर पेरेंट्स जो है सही पेरेंटिंग स्टाइल को फॉलो करते हैं तो वो बच्चों को हर चीज़ सिखा पाएंगे कि किस तरीके से हमें हमारा समय यूज़ करना चाहिए, किस तरीके से हमें जो है अपने जो चीज़ें हैं वर्क जो है हार्ड करना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करना चाहिए। अगर लेकिन यहाँ पर अगर पेरेंट्स नहीं सिखा रहे इस चीज़ को एडोलसेंस एज में, तो वो आगे जाके बच्चे के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अनएक्सप्लोर्ड स्टूडेंट आउटकम, मूड, मोटिवेशन, सेल्फ एक्सटीम। मूड हमारा एक ऐसी चीज़ होती है हर दूसरी सेकंड में चेंज होने वाली चीज़ होती है। मोटिवेशन यानी कि ये जो है इंट्रिंसिक भी हो सकता है, एक्सट्रिंसिक भी हो सकता है। इंट्रिंसिक यानी आप अपने आप से खुद से मोटिवेट हैं, और एक्सट्रिंसिक यानी कि आपको कोई लालच वगैरह दे दिया गया, आप उसकी वजह से कोई आप क्या कर रहे हैं, आप मोटिवेट हो रहे हैं। सेल्फ एस्टीम में आप अपनी कहाँ तक कुछ चीज़ को अचीव कर सकते हैं अपने बारे में पता लगाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं हमारे वैल्यूज़ को डेवलप करने के लिए। तो यही इंटरजनरेशनल ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यूज़ के अंदर हमारी क्या क्या आएंगी, वैल्यू एंड नॉर्म्स ऑफ द साइंस, वैल्यूज़ played out in the home, and unexplored student outcomes. Next are the values. What do you mean by values? How the development of values and change the values occur. किस तरीके से values का change होता है, किस तरीके से develop होती हैं values। तो आपने देखा होगा हमारी values जो हैं, values कैसी होती हैं, ये जो होती हैं may be any value but it should be desired for a person। वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती हैं, बस वो इंसान की इच्छा होनी चाहिए उसके लिए। वैल्यू मेक ए पर्सन लाइफ मीनिंगफुल। वैल्यूज़ जो हैं बच्चे मतलब एक बच्चा है या पर्सन है उसकी लाइफ को एक मीनिंग दे देती हैं। वैल्यूज़ जो है अट्रैक्ट करती हैं ऑफ द पर्सनस टू सम ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के प्रति उनको अट्रैक्ट कर देती हैं। वैल्यूज़ हेल्प इन फुलफिलिंग द डिज़ायर, उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए वैल्यूज़ मददगार हैं। एवरी पर्सन लुक डिफरेंटली ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, हर इंसान जो है अलग दिखता है उनकी वैल्यूज़ के बेसिस पे। वैल्यूज़ आर बेसिक ऑफ टू सोसाइटी, वैल्यूज़ जो हैं सबसे इम्पोर्टेंट है सोसाइटी समाज में रहने के लिए। वैल्यूज़ पार्टिसिपेट इन द एजुकेशनल प्रोसेस, वैल्यू जो है पार्टिसिपेट करती हैं हमारे एजुकेशन के प्रोसेस में। और द वैल्यू ऑफ द ग्रुप आर नोन एज नॉर्म्स, और वैल्यूज़ को ही हम नॉर्म्स बोलते हैं, रूल्स रेगुलेशन बोलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज़, डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज़ अकर बाय डायरेक्ट लर्निंग एंड रिकॉग्नाइजेशन।
यानी कि डायरेक्टली हम लर्न करके सीख सकते हैं किसी भी चीज़ की वैल्यूज़ के बारे में। द चाइल्ड लर्न थ्रू द ट्रेनिंग अवेलेबल एट होम एट स्कूल बाय इमिटेटिंग द कल्चरल एक्सेप्टेबल वैल्यू एंड सोशल ग्रुप फ्रॉम द पेरेंट्स टीचर। इन सब चीज़ों से जो है बच्चा सीखता हुआ चला जाएगा। टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, रेडियो, हर चीज़ से बच्चा जो है अपने अंदर वैल्यू डेवलप कर लेता है। वैल्यूज़ लर्न फ्रॉम द वेरियस इन्वायरमेंट डिपेंड ऑन द फैक्टर्स। किन किन फैक्टर पर डिपेंड रहेगी? इंटेलेक्चुअल लेवल कैसा है पर्सन का? एक पर्सन ऐसा है सुनते ही चीज़ों को समझ जाता है और वो सीख जाता है उस चीज़ को। एक पर्सन ऐसा है जिसको 50 बार वो चीज़ कही गई है वो फिर भी नहीं समझ पा रहा है। यानी कि हमारे इंटेलेक्चुअल लेवल कैसा है उसके ऊपर डिपेंड हमारी वैल्यूज़ करेंगी। सोशल प्रेशर कैसा है, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं उन चीज़ों को या रिजेक्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर वैल्यूज़ डिपेंड करेंगी। मेथड्स जिनके थ्रू हम वैल्यूज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं वो कौन से हैं। रिलेशनशिप कैसी है लर्नर की विद द पर्सन हुज वैल्यू आर प्रेजेंटेड टू द लर्नर, मतलब कि लर्नर के सामने जिसकी वैल्यूज़ बताई जा रही हैं उसके साथ कैसा रिलेशन है। इन द फैमिलीज़ वेयर मॉरल वैल्यूज़ इज़ लो, जहाँ पर मॉरल वैल्यू लो होते हैं वहाँ पे मेटलिज्म बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लोग जो हैं चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं ना कि इंसानों से अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट आता है द नेचर ऑफ रिलेशनशिप विद द टीचर फ्रेंड ऑल्सो अफेक्ट द लर्न वैल्यू। जो टीचर के साथ और नेचर जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनके साथ हमारा कैसा नेचर है वो भी हमारी वैल्यूज़ को डिफाइन करता है। सजेशन क्या है एक ग्रोथ के लिए वैल्यूज़ के? वैल्यूज़ जो होती हैं द स्टूडेंट शुड बी एनकरेज टू मेक देयर चॉइस देमसेल्फ। वैल्यूज़ के अंदर हम स्टूडेंट को चॉइस देते हैं कि वो अपने आप अपनी चॉइस करे कि क्या उनको वैल्यूज़ चाहिए, किस तरीके से वो अपनी चीज़ों के साथ डील करेंगे। द स्टूडेंट शुड हेल्प इन द सर्च ऑफ ऑल्टरनेटिव्स ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसीजर। बच्चों को जो है मदद करनी चाहिए जब वो अपनी वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उनको अल्टरनेटिव्स भी बताने चाहिए कि अगर आप ये चीज़ चूज़ कर रहे हैं तो इसका ऑल्टरनेट ये चीज़ भी है, आप इसको भी चूज़ कर सकते हैं एज ए वैल्यू। इट हेल्प शुड बी प्रोवाइडेड इन इवेल्युएटिंग द रिजल्ट ऑफ दीज ऑल्टरनेटिव्स। और बच्चों को मदद करनी चाहिए कि दो वैल्यूज़ हैं तो दोनों में से इनका एंड रिजल्ट क्या रहेगा। द चाइल्ड शुड बी हेल्प इन मेकिंग देयर चॉइसेस एंड डिस्टिंग्विश बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी बच्चों को दी जानी चाहिए जिससे वो अलग अलग वैल्यूज़ को और अपनी जो उनके लिए सबसे अच्छी रहेगी वो अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को अपना पाएँ। नेक्स्ट आता है द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग ऑफ वैल्यू, यानी कि जो आप प्रोसेस दे रहे हैं वैल्यूज़ के लिए, नॉट द इम्पोजिशन ऑफ वैल्यू। आप जो एक प्रोसेस को फॉलो करें ना कि एक इम्पोजिशन करें, बच्चों के ऊपर इम्पोज नहीं, थोपना नहीं चाहिए वैल्यूज़ को। वैल्यूज़ कैन ऑल्सो भी प्रेजेंटिंग थ्रू रीडिंग मटेरियल एंड टेक्स्ट बुक। और वैल्यूज़ को जो है रीडिंग मटेरियल या टेक्स्ट बुक के थ्रू भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक्स जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं हमारे एजुकेशन के अंदर। जब भी बच्चा उस चीज़ को रीड करता है रिपीटेडली तो वो कहीं ना कहीं उससे कुछ ना कुछ नॉलेज वगैरह गेन करता है। चेंज इन वैल्यूज़, वैल्यूज़ जो है हमारी समय के साथ बदलती रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल इन ए मिडिल क्लास फैमिली इट इज़ अंडरस्टूड दैट ऑनेस्टी इज़ द बैरियर टू ऑनेस्टी। ऑनेस्टी ही सच्चाई के लिए एक बैरियर है। दे वुड लाइक टू हेल्प देयर फ्रेंड्स बाय रॉन्ग मीन्स, और जो अपने फ्रेंड्स की हेल्प करते हैं रॉन्ग मीन्स से। सिमिलरली इन द लोअर क्लास फैमिलीज ए लेसन ऑफ ऑनेस्टी इज टोट बट आफ्टरवर्ड दे कम टू नो दैट द ऑनेस्टी वुड पे देम नथिंग। लेकिन बाद में ये सिखाया जाता है कि आपको सच्चाई बोल के कुछ भी हासिल नहीं होता है। In the adulthood, the young age values start losing their significance, such as minimizing affections, relationship की वजह से क्या होता है बच्चे अपनी values को खोने लगते हैं। As the personality of the person change rapidly, values has also change with the same rapidity। जैसे जैसे हमारी पर्सनैलिटी बदलती जाएगी वैसे वैसे हमारी वैल्यूज़ बदलती हुई चली जाएंगी। हम सही गलत जो चीज़ों को मान रहे हैं आज के टाइम में, हम फ्यूचर में जाके उनको क्या है गलत को सही भी मान सकते हैं और सही को गलत भी मान सकते हैं। हमारे वर्क के अकॉर्डिंग जो है हमारी वैल्यूज़ को चेंज किया जा सकता है। इसके कारण क्या होते हैं कि हमारी वैल्यूज़ चेंज होती है। हमारा वर्क, हमारा काम जो है हमारी वैल्यूज़ को चेंज कर देता है। जब भी हम कहीं काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, हम उसके अकॉर्डिंग अपनी वैल्यूज़ को फॉर्मुलेट करने लग जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ रिलीजन। रिलीजन भी जो है अफेक्ट करता है हमारी वैल्यूज़ को। हमारा रिलीजन के प्रति क्या इंटरेस्ट है वो भी जो है हमारी वैल्यूज़ को चेंज करते हुए चला जाएगा। जैसे ही बच्चा जो है एडोलसेंस एज में पहुंचता है उसका रिलीजन के प्रति क्या होता है, वैल्यूज़ उसकी डिक्रीज़ होने लग जाती हैं और फिर एक ऐसी स्टेज आती है बच्चा जो है अपनी वैल्यूज़ को ही चेंज कर देता है। वो क्या है, नॉन रिलीजन वैल्यू को एक्वायर करने लग जाता है। नेक्स्ट वन इज़ द न्यू एंड द डिफरेंस।
नई नई चीज़ें, जैसे जैसे नए नए ऑब्जेक्ट, टॉयज़, क्लॉथ्स वगैरह, जिन जिन बच्चों के मतलब कि इंटरेस्ट जिस जिसमें बच्चा दिखाने लग जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे की वैल्यूज़ जो है धीरे धीरे करके चेंज होती हुई चली जाएंगी। नेक्स्ट वन इज़ यूज़ ऑफ मनी। इंडिविजुअल एंड द सोशल एडजस्टमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब भी मनी की बात आती है तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारी वैल्यूज़ को फॉर्मुलेट करने में, हमारी वैल्यूज़ को चेंज करने में। फॉर स्मॉल चिल्ड्रन मनी इज़ ए मीन्स टू अचीव द थिंग्स। बच्चों के लिए क्या होता है कि पैसा क्या है, चीज़ों को अचीव करने के लिए हमें पैसे की रिक्वायरमेंट है, ये बच्चे मानते हैं। इन ऑर्डर टू सी रिस्पेक्ट इन द आइज़ ऑफ द फ्रेंड एंड इंडिविजुअल नीड मनी। अगर आपको किसी दूसरे की आंखों में अपने लिए रिस्पेक्ट देखनी है तो आपके पास क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, मनी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है फॉर अडोलसेंस। अडोलसेंस के व्यू पॉइंट से देखें तो मनी क्या है, एक सिग्निफिकेंट पॉइंट है। 2 पॉइंट्स हैं इसके अंदर एडोलसेंस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट वन इज़ ये हमें फ्रीडम देता है। अगर हमारे पास पैसे होंगे तो हम क्या है, फ्रीडम होगी, हमारे पास आज़ादी होगी। सेकंड हमें ऑक्यूपेशन देता है, यानी कि हम कहाँ पर काम कर रहे हैं, हमें एक प्रोफेशन की तरफ हम बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो इसी तरीके से सबके लिए मनी का जो यूज़ है और वैल्यूज़ है मनी की, वो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो यही कारण है कि हमारी वैल्यूज़ जो हैं टाइम टू टाइम चेंज होती हुई रहेंगी। डिस्क्राइब द मीनिंग एंड द नेचर ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज से आप क्या समझते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि सोशल चेंज को लेकर आते हैं, मतलब कि सोशली चेंज क्यों होता है। द सोसाइटी इज़ कंपोज्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स। सोसाइटी जो है ह्यूमन बींग से बनी हुई है। यहाँ पर जो है अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग कस्टम के, ट्रेडिशन के, वैल्यूज़ के, बिलीफ के लोग जो हैं इकट्ठे मिलकर रहते हैं और उसको हम एक सोसाइटी कहते हैं। और ये सारे लोग जो है कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर आते हैं, उसको हम सोशल चेंज कहते हैं। कल्चरल चेंज इज़ ए सोशल चेंज। कल्चर के अंदर चेंज हो जाना भी एक सोशल चेंज है। सिंस ऑल द कल्चर इज़ द सोशल इन इट्स ओरिजिन, मीनिंग एंड यूजेज। सारे कल्चर जो है एक सोशल हैं, ओरिजिन है, मीनिंग है, यूजेज हैं। कल्चर जो है 2 तरीके के होते हैं, मटेरियल कल्चर होता है, एक नॉन मटेरियल कल्चर होता है। मटेरियल यानी कि जो हमें आइडेंटिफाई करता है सिविलाइजेशन, यानी कि एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। हमारी फूड हैबिट्स, हमारी लैंग्वेज, हमारी सोसाइटी, ये सारे जो हैं हमारे मटेरियल कल्चर हैं। नॉन मटेरियल कल्चर जो है लोगों का, वो क्या होता है, बिलीफ, उनकी वैल्यूज़, उनकी क्या क्या गुण हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें वो एक्सेप्ट करते हैं, चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं जो कि नॉन मटेरियल होते हैं। यानी कि जो मटेरियल से कनेक्ट हमारी चीज़ें नहीं होंगी वो हमारी नॉन मटेरियल कल्चर में आती है। सोशल चेंज इज़ ए सोशल इवोल्यूशन। सोसाइटी के अंदर सोशली, सामाजिक रूप से चेंज आना एक तरीके से सोशल इवोल्यूशन है, यानी कि चेंजेस आता हुआ चला जाएगा। सोशल चेंज इज़ टर्म्ड यूज टू डिस्क्राइब वेरिएशन इन और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी एस्पेक्ट्स ऑफ द सोशल प्रोसेस, सोशल इंटरेक्शन एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि मॉडिफाई कर देना, जो हमारे पास अभी रूल्स रेगुलेशन है उनके अंदर कुछ चेंजेस आते चले जाएंगे, उसको हम सोशल चेंज कहते हैं। मॉडिफिकेशन इन द वे ऑफ डूइंग एंड थिंकिंग ऑफ पीपल। मॉडिफाई कर देना कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं, किस तरीके से हम सोच रहे हैं, उसको हम सोशल चेंज कहते हैं। सोशल चेंज जो होता है, चेंज इन सोशल वैल्यू। हमारी सोशल मेनली 5 तरीके के चेंज से हमारे अंदर सोशल चेंज आता है। फर्स्ट आता है समाज के अंदर चेंज, मतलब यहाँ पर बात हो रही है सोशल वैल्यूज़ को चेंज कर देना, ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कर देना, अपने डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपने वेल्थ और रिवॉर्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया उनको चेंज कर देना, अपने जो सोशल वर्कर्स हैं, फंक्शनरीज़ हैं, उनको चेंज कर देना, और जो अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, एटीट्यूड हैं, उन सबको जो है, जो हमारे सोशल वर्कर्स हैं उन सबको चेंज कर देना। इसके थ्रू जो है हमारे अंदर सोशल चेंज आएगा। कुछ बेसिक डेफिनेशन हमने ये देखी हैं। सोशल चेंज जो है इंक्लूड करता है ये सारी चीज़ें। चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर, इंसान के बिहेवियर में चेंज आना एजुकेशन के थ्रू, उसको हम सोशल चेंज कहेंगे। चेंज अकरिंग इन द मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर के अंदर यानी कि वो कल्चर जिसके अंदर जो है हमारी सिविलाइजेशन देखा जाता है, हमारी लैंग्वेज आती है, हमारे फूड हैबिट्स आती है, हमारी सोसाइटी आती है उसके अंदर, या फिर हमारे नॉन मटेरियल कल्चर जिसके अंदर हमारी व्यू, बिलीफ, वैल्यूज़ वगैरह ये आती हैं, इनके अंदर चेंज करना, उसको हम सोशल चेंज कहेंगे। चेंज अकरिंग इन सोशल फ्रेमवर्क। सोशल फ्रेमवर्क के अंदर चेंज आ जाना। दीज चेंजेस आर ब्रॉट अबाउट बाय वायलेंट एंड नॉन वायलेंट रिवोल्यूशन। वायलेंट और जो नॉन वायलेंट रिवोल्यूशन है उनके थ्रू चेंजेस आना। रिवोल्ट बाय आर्म्ड फोर्स
जो भी लड़ाई झगड़े हैं आर्म फोर्स के थ्रू जो है चेंज लेकर आ जाते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। चेंजेस कीप हैपनिंग, चेंजेस जो है होते हुए रहेंगे, यानी कि लगातार चलते रहेंगे। अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग वॉयलेंट रिवॉल्यूशंस के थ्रू चेंजेस आते रहेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं सोशल चेंज की? क्लोज सोसाइटी, द क्लोज सोसाइटी इज़ अवर्स टू एंड अफ्रेड टू चेंज एंड लिविंग ट्रेडिशनली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। यानी कि जो हमारी क्लोज सोसाइटी होती है वो क्या करती है कि वो अपने पुराने ट्रेडिशन को ही फॉलो करती है और वो एक तरीके से चेंज से घबराती है। ओपन सोसाइटी क्या होती है, ये वेलकम करती है चेंजेस को। जैसे जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ यहाँ पर चेंज कर देना चाहिए तो वो चेंज कर देते हैं। द चेंज अकरिंग इन द सोशल ऑर्गेनाइजेशन आर स्लोवर देन दोज अकरिंग इन द सोशल एक्टिविटी। चेंज जो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन में धीरे धीरे होता है जबकि सोशल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। व्हेन द पेस ऑफ सोशल चेंज इज स्लो, जब जो है सोशल चेंज धीरे धीरे हो रहा है, द पॉसिबिलिटी ऑफ रिवॉल्यूशन इंक्रीज, तो रिवॉल्यूशन यानी कि चेंजेस आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। बिकॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन द चेंज दैट अकर हैज़ ए वाइड स्कोप, क्योंकि अगर धीरे धीरे चीज़ें चेंज में आएंगी तो उनका जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, जबकि एकदम से अगर चेंज आ गया तो उसका स्कोप बहुत छोटा होगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सोशल चेंज विल ऑलवेज टेंड्स टू द डेवलपमेंट। ज़रूरी नहीं है कि सोशल में कुछ मतलब सामाजिक रूप से हम अगर कुछ चेंज कर रहे हैं तो वो हमारे अंदर डेवलपमेंट ही लेकर आई, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल द चेंजेस दैट अकर विल एंड्योर एंड विल लास्ट एज दे आर इन द फ्यूचर ऑल्सो। यानी कि वो ऐसा नहीं होगा कि जो आज चेंज आया है, जैसे कि हम अगर देखें कि नॉर्मली कपड़ों के अंदर क्लोथिंग स्टाइल के अंदर चेंज आता हुआ जा रहा है, जल्दी जल्दी बहुत जल्दी चेंजेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो अब आज ट्रेंड में जो डिज़ाइन चल रहा है, जो कलर चल रहा है, जो पैटर्न चल रहा है वो फ्यूचर में भी ऐसे ही चले, ऐसा नहीं होगा। द फॉर्म ऑफ सोशल चेंज कैन बोथ बी प्लान्ड और अनप्लान्ड। सोशल चेंज जो है प्लान्ड भी हो सकता है और अनप्लान्ड भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है सोशल फॉर्म्स ऑफ चेंज। चेंज इन साइक्लिकल ऑर्डर, यानी कि एक साइकिल के थ्रू जो है चेंजेस आना। द व्हील रोटेट एंड विद दिस रोटेशन द व्हील मूव्स टू द फोर अपसाइड डाउन्स एंड बैक अगेन, पासिंग एंड रीपासिंग विद अल्टरेशन is spoken of the wheel coming back to its original position within the wheel. In this way, some social changes come about in the society, but with the regularity of reoccurrence of the natural phenomena, the sunrise and the sunset, it is regularly reoccurring phenomena. In the same way, season too change with the regularity of reoccurrence, fashion too change with the in the same manner. Therefore, change in the law of nature, the events keep changing प्रीनेंटली इन ए साइक्लिकल ऑर्डर। जैसे कि एक साइकिल का पहिया होता है, वो जहाँ से शुरू करता है वो वहीं पर आके दोबारा रुक जाता है। इसी तरीके से हमारे सोशल चेंजेस भी जो हैं वो साइक्लिकल ऑर्डर में होते हैं, जहाँ से वो स्टार्ट होते हैं वहीं पर आके कुछ ना कुछ उनके अंदर चेंजेस हो जाता है, लेकिन वो वहीं पर आके एक बार के लिए रुक जाते हैं, वो वहीं पे उसी पोजीशन में फिर से आ जाते हैं, फिर से डेवलप हो जाते हैं। वेव लाइक चेंजेस, वेव लाइक चेंजेस क्या होते हैं? ये जो चेंजेस होते हैं ये जस्ट एक वेव की तरह होते हैं, यानी कि एक तरंगों की तरह होते हैं। एडवांस एंड रिसीड्स, सो दस द सोसाइटी प्रोग्रेस एंड बैक डाउन। और या तो सोसाइटी इन वेव्स ये जो हमारी धार है, या तो इनके थ्रू जो है सोसाइटी प्रोग्रेस कर देगी या फिर वो बैक डाउन यानी कि वापस से नीचे की तरफ आ जाएगी। नेक्स्ट होता है इवोल्यूशनरी चेंज। ये जो चेंज है ये डज नॉट अबाउट सडनली, ऐसे चेंज जो है एकदम से नहीं आएंगे, ये बहुत धीरे धीरे चेंजेस आएंगे, लेकिन इनका ये पक्का होता है कि अगर ये जो चेंज आए ये बहुत लंबे समय तक चलते रहेंगे। द सोसाइटी हेड्स टूवर्ड्स प्रोग्रेस ग्रेजुअली थ्रू रिसर्च एंड द रिसर्च गिव बर्थ टू द न्यू इन्वेंशन। जो सोसाइटी है वो प्रोग्रेस करती जा रही है रिसर्च की वजह से, और रिसर्च जो है वो धीरे धीरे इन्वेंशन करती जा रही है, रिसर्च करती जा रही है और नई नई चीज़ें आती जा रही हैं। फैक्टर्स इन डिटरमाइनिंग सोशल चेंज, सोशल चेंज किस तरीके से आता है? नेचुरल या फिर फिजिकल फैक्टर्स की वजह से चेंज आ जाना, यानी कि हमारे क्लाइमेट कंडीशंस की वजह से, जैसे अर्थक्वेक आया तो लोगों के घर वगैरह टूट जाते हैं, लोग होमलेस हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो है लोगों का लाइफस्टाइल वगैरह चेंज हो जाता है। नेक्स्ट आता है डेमोग्राफिक फैक्टर्स। डेमोग्राफिक फैक्टर्स भी जो है सोसाइटी के अंदर चेंज ब्रिंग करके लाते हैं। व्हेन द कंट्रीज पॉपुलेशन ग्रो द प्रॉब्लम ऑफ द स्कार्सिटी ऑफ फूड अराइजेस। जैसे जैसे पॉपुलेशन बड़ी होती चली जाती है वैसे वैसे हमारे पास
फूड की कमी होने लगती है, पॉवर्टी होने लगती है, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है, भुखमरी आ जाती है, स्टार्वेशन आ जाता है, और इसी तरीके से रैपिडली हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ ही होती चली जाती है। लोगों की हेल्थ के ऊपर इसका गलत असर पड़ता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का कम हो जाता है। तो ये हमारी जो कारण है, इनकी वजह से हमारे जो है सोशल चेंजेस आते चले जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। टेक्नोलॉजी भी जो है सोसाइटी में चेंज करती जा रही है, जैसे रेडियो, फिर टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, कार, इलेक्ट्रॉनिक, डोमेस्टिक गैजेट वगैरह ये आते चले गए, और इनके थ्रू जो है धीरे धीरे लाइफस्टाइल लोगों का चेंज हो गया। जैसे कि पहले स्मार्टफोन नहीं होते थे, अब स्मार्टफोन आए, स्मार्टफोन के बाद नेट आया, नेट के बाद अब जो है आप इजीली ऑनलाइन पढ़ पा रहे हैं। तो ये चेंजेस आते हुए जा रहे हैं, और हमें जो है हमारी जो सोसाइटी है वो चेंज होती हुई चली जा रही है। डिग्रेडेशन ऑफ कम्युनिटी लाइफ हमारी कम होती जा रही है, हाउसिंग प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, इंडिविजुअलिज्म जो है ज़्यादा बर्थ ले रहे हैं, ग्रोथ जो है स्लम की बहुत ज़्यादा होती जा रही है, क्योंकि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट मतलब कि अनएम्प्लॉय हैं लोग, तो इस वजह से वो पॉवर्टी की तरफ जाते जा रहे हैं। वुमेंस जो है जॉब वगैरह करने लग गई हैं, कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, ग्रोथ इन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड एक्सीडेंट वगैरह ये ज़्यादा होते जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं सोशल चेंज के लिए, जैसे कि कोई भी पॉलिटिक्स की वजह से कोई भी प्रॉब्लम आना, जैसे हमारे इंडिया में जो है पीओके की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से रिगार्डिंग। नेक्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक फैक्टर, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उसने जो है चेंज किया हमारे यहाँ पर जो खाना जो फूड है वो पहले बहुत कम ग्रो होता था, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो है खेती के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर चेंजेस आते चले गए, हरित क्रांति जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल फैक्टर। इंडस्ट्रियल फैक्टर्स की वजह से जो है अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, और ये भी चेंज लेकर आया लोगों की सोसाइटी में। नेक्स्ट वन इज़ बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से भी चेंज आते चले जा रहे हैं। एवरी चाइल्ड टेक आफ्टर देयर पेरेंट्स इन सम वे। हर जो है अपने जो बच्चा है अपने पेरेंट्स को किसी न किसी तरीके से संभाल रहा है, जुड़ा हुआ है, अपनी जनरेशन को जो है आगे की तरफ जा रही है हमारी जनरेशन्स, और जो है इंटरकास्ट मैरिज वगैरह बहुत ज़्यादा होने लग गई हैं। तो ये सारे हमारे सोशल फैक्टर जो हैं हमारे क्या हैं, नॉर्मल जो भी फैक्टर्स है बायोलॉजी से रिगार्डिंग फैक्टर्स हैं, इनकी वजह से सोसाइटी में चेंज आ रहा है। नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है डबल हो चुकी है इंडिपेंडेंस के बाद, और पॉपुलेशन की वजह से हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता हुआ चला गया। न्यू इन्वेंशन, जैसे जैसे नई नई चीज़ों का सोसाइटी के अंदर इन्वेंशन होगा, हमारी सोसाइटी के अंदर ग्रोथ होगी, और हमारी जो रहने का तरीका है, खाने पीने का, हर चीज़ें चेंज होती जाती हैं। जैसे कि वॉशिंग मशीन आया तो लोगों ने हाथ से कपड़े धोने बंद कर दिए, टीवी आया तो लोगों का एंटरटेनमेंट घर पे होना शुरू हो गया, उन्होंने सिनेमा घर वगैरह नहीं गए वो लोग। इस तरीके से चेंज आएंगे। लो जो है ये भी हेल्प करता है सोशल चेंज में, और ये भी एक कारण है कि लोग जो है जल्दी जल्दी सोशली जो है हम चेंज होते जा रहे हैं। लॉज जो हैं बनाए जाते हैं, जिसे वुमेंस के लिए बनाया जाता है उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, जिसकी वजह से क्या हुआ, जब वुमेन के लिए लॉ बनाए गए तो उनको अब क्या है, वो घर से बाहर जाकर जॉब भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है हमें एक प्रोटेक्शन दी गई है। नेक्स्ट आता है रिलीजन की वजह से भी चेंजेस आते हैं, जैसे कि आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ये लोग जो होते हैं ये अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस लाते हुए जाएंगे इंडियन पीपल्स की लाइफ के अंदर। नेक्स्ट वन इज़ वॉर। लड़ाई झगड़े की वजह से भी जो है हमारी सोशल चेंजेस आते हैं। बहुत ज़्यादा चेंज जो है लड़ाई की वजह से आता है। कई बार क्या होता है, अगर लड़ाई जैसे कि कारगिल वॉर जो था वो हुआ, उसमें इकोनॉमिक कंडीशन इंडिया की ख़राब हो गई। नेक्स्ट आता है कल्चरल फैक्टर भी हमारी सोसाइटी के अंदर चेंजेस लेकर आते हैं। हमारा कल्चर किस तरीके का, हमारे फूड हैबिट्स कैसी है, हमारा स्टाइल कैसा है, लाइफस्टाइल कैसा है, वे ऑफ थिंकिंग हमारी कैसी है, ये सारी चीज़ें कल्चरल फैक्टर के अंदर हैं। नेक्स्ट आता है जियोग्राफिकल फैक्टर भी जो है सोसाइटी के अंदर चेंज लेके आता है। हमारे हम कहाँ रह रहे हैं, हमारी किस तरीके की खाने की हैबिट है, हम किस रीजन में रहते हैं इंडिया के, वहाँ का वेदर क्या है, वहाँ के मिनरल्स, फूड, मिल्क, कैटल, ये सारी चीज़ें जो हैं हर स्टेट में अलग अलग है। हरियाणा के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट आता है आर्मी एंड पुलिस एक्शन भी जो है चेंज लेकर आते हैं सोसाइटी के अंदर, जैसे कि इन पंजाब ऑल्सो द पुलिस एंड द आर्मी हैव मेड
कंक्रीट एफर्ट्स टू एंड टेररिज्म को ख़त्म किया जा रहा है पुलिस की हेल्प से। नेक्स्ट इज सेकुलरिज्म, यानी कि मल्टी रिलीजियस कंट्री है, तो यहाँ पर लोगों को आज़ादी दी गई है कि वो अपने रिलीजन को फॉलो करें। जैसे हिंदू जो है अपने फेस्टिवल बनाते हैं, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, ये सब। वहीं मुस्लिम जो है अपना जो त्यौहार है ईद वो बनाते हैं। इसी तरीके से सिख जो है सिख गुरुपुरब बनाते हैं। नेक्स्ट आता है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन की वजह से भी प्रोग्रेसिवली सोसाइटी के अंदर चेंज हो रहा है, हम मॉडर्न कल्चर को अपनाते जा रहे हैं। नेक्स्ट वन इज साइकोलॉजी, लोगों की जो इन डिस्कवरीज हैं, इन्वेंशन है, वो भी जो है ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर इफेक्ट डाल रही हैं। नेक्स्ट वन इज संस्कृताइजेशन, यानी कि सम हिंदू पीपल आर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये सारे इनके लाइफस्टाइल, कस्टम, आइडल्स, ये सब कुछ जो है सोसाइटी के अंदर अब रिस्पेक्टेड दी जा रही है। हर इस कास्ट को जो है इक्वली माना जा रहा है। नेक्स्ट वन इंडियलाइजेशन, यानी कि इंडिया की जो भी हमारे कल्चर वगैरह हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनकी वजह से भी चेंजेस आ रहे हैं। एजुकेशन सबसे मेन फैक्टर है सोशल चेंज का। नेक्स्ट वन इज़ अदर फैक्टर्स हैं, जैसे कि WHO कुछ भी रिपोर्ट वगैरह दे देता है, यूनेस्को दे देता है, या UNICEF, ये सारी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये कुछ ना कुछ सोसाइटी के अंदर चेंजेस लाने में मदद कर रही हैं। होप सो आपको यहाँ तक जो है चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट में ज़रूर पूछें, और एक और नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट है कमेंट में आपको ज़रूर पूछना है। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।